आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी तरजीहात वाज़े कर दी हैं। इंतजामिया को मजीद जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना, बदउनवानी और करप्शन पर लगाम लगाना और आवाम से बराह रास्त मुकाबला और खासतौर से मुकालमा और बातचीत नए सरबराह की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी मीडिया से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि रियासत में फैली अदम एतमाद की फिजा को दूर करने के लिए वो पूरी दयानतदारी से काम करेंगे। गुज़िश्ता 23 अगस्त को रियासत के 13वें गवर्नर का ओहदा संभालने वाले सत्यपाल मलिक एक्शन में आ गए हैं। एक रोज कबल दिल्ली में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार कर दिया है। बतौर सरबराह रियासत इंतजामी उमूर में उनकी क्या तरजीहात होंगी, इसको वाज़े करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद हासिल करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आउटरीच किया जाए, पहुंचा जाए, उनसे मिला जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए, उनके लिए अवेलेबल रहा जाए और उनका विश्वास हासिल किया जाए। बेसिक काम सबसे पहले ये है। और उन सेक्शंस में जहां कोई नहीं जाता, उन एरियाज़ में जो पिछड़े हुए हैं, जो इम्बैलेंस है, उस सब को वो करना है, एड्रेस करना है। तो एक तरह से वहाँ ये विश्वास जमाना है कि ना हम एलियन हैं, ना तुम एलियन हो, वी आर फ्रेंड्स। गवर्नर इस बात को तस्लीम करते हैं कि अरबाब इख्तिदार और अवाम के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। उन्हें यह मानने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है कि लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों पर भी यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि अजनबियत के इस माहौल को दूर करना होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो बेसिक चैलेंज है वो यही है कि एलियनेशन हुआ है। लोग सरकार पे यकीन नहीं करते हैं, और हम ही पे नहीं, जो अपनी उनकी बनती है उन पे भी नहीं करते हैं। वहाँ अब हुर्रियत पे भी लोगों का यकीन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के जो हैं, पार्टीज़ हैं, उनका अपना अपना असर है, एक इलाका है, लेकिन इन जनरल लोगों का डिसएंचांटमेंट है सभी से। तो कोशिश ये की जाए कि उस विश्वास को बहाल किया जाए। नए गवर्नर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रियासत में अमन व अमान की फिजा बहाल करना है। आए दिन होने वाले बंद, हड़ताल, पुरतशद्दुद मुजाहरे और पत्थरबाजी, माजी में इन सब से निपटना हुकूमतों और गवर्नर इंतजामिया के लिए मुश्किल मरहला साबित होता आया है। गवर्नर का कहना है कि इन मसलों की जड़ में जाकर ही इसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करने के लिए संजीदा कोशिश की जाएगी। जिस वजह से यूथ नाराज है, उन वजहों को दूर किया जाए। फिर यूथ के लिए देखिए, कश्मीर का जो यूथ है, उनकी टीम ने मोहन बागान को हरा दिया पिछली बार। उसको स्पोर्ट्स में डाला जाए, म्यूज़िक कंसर्ट्स हों, उनका कल्चरल प्रोग्राम्स हों, इंटर यूनिवर्सिटी जो है लेन देन हो, यहाँ के विद्यार्थी वहाँ के यहाँ आएँ, यहाँ के वहाँ जाएं। और जो युवा हैं, युवा के जो एस्पिरेशंस होते हैं वो उनको अवेलेबल कराए जाएं। तो वो पत्थरबाजी की तरफ क्यों जाएंगे, वो तो फ्रस्ट्रेशन में भी जाते हैं। गवर्नर ने इंतजामिया के लिए भी चार्ट तैयार कर लिया है। डिविजनल कमिश्नर और मुशीरों को हफ्ते का एक दिन अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करने के लिए वक्फ करना होगा। पहले ही दिन जाके तय कर दिया कि कमिश्नर जो हैं वो हफ्ते में एक दिन ज़रूर नीचे जाएंगे और जनता को अपना एक तरह से उनकी शिकायतें सुनेंगे और शिकायतें रफ़ा करेंगे हफ्ते में एक दिन। और एक ही दिन हमारे सलाहकार जिला हेडक्वार्टर पे जाएंगे, और उसके बाद मैं अपना शुरू करूंगा कि कैसे मिलना है या मुझे जाना, मैं खुद भी जाऊंगा सब जगह। गवर्नर की बात से एक बात और वाजे हो गई कि वो खुद को इंतजामी उमूर तक ही महदूद रखेंगे। सियासी गुफ्तशुनीद के लिए उनकी जानिब से कोई पहल नहीं होगी। हमारा काम कोई पॉलिटिकल वार्तालाप करना नहीं है, वहाँ कोई राजनीतिक बातचीत करके कोई मसला हल करना नहीं है, बल्कि ये है कि पीपल फ्रेंडली गवर्नर, पीपल फ्रेंडली गवर्नर हाउस, और जो पीपल की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने, उनकी कठिनाइयां हल करने का काम करना है। गवर्नर का मानना है कि मौजूदा सूरत हाल के लिए बहुत हद तक अदम एतमाद, अजनबियत, लाताल्लुक होने का एहसास जिम्मेदार है। अवामी मसलों से आंखें बंद रखना और बदउनवानी नौजवानों में गम व गुस्सा पैदा करती है। उन्होंने कहा कि असेंबली मुअत्तल होने के बावजूद MLA के डेवलपमेंट फंड पर रोक नहीं होगी। अभी मुझे एक व्हाट्सएप आया एक
लड़के का कि साहब सिलेक्शन हुआ था J&K बैंक में और वहाँ जो है अपने अपने लोग सिलेक्ट हो गए, हम रह गए। तो उनको ये एहसास कराना है कि नहीं, विल बी फेयर विद यू, हम आपका देखेंगे, आपको सही आपका सिलेक्शन होगा। सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली थी तो जो MLAs का डेवलपमेंट का फंड होता है वो रुक गया था, लेकिन मैंने कल प्रधानमंत्री से इजाज़त लेके उसको खोल दिया है। वो उस रुपए को जनता में खर्चा कर सकते हैं, अब वो जनता में जाएंगे। सतपाल मलिक की बतौर गवर्नर तकर्रुरी को सियासी और अवामी हलकों में दिलचस्पी से देखा जा रहा है। 1967 के बाद ये पहला मौका है जब रियासत में सियासी पसमंजर रखने वाले किसी शख्स को गवर्नर बनाया गया है। तज्जियाकार इसे मुस्बत पेशरफ्त मान रहे हैं। सियासी बैकग्राउंड रखने के बावजूद सियासत से दूर रहने की बात करना माहिर सियासतदान की ही खासियत हो सकती है। उम्मीद करनी चाहिए कि गवर्नर के इकामात के मुस्बत सियासी असरात मुरत्तब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर शोपियान में बड़ा दहशतगर्दाना हमला किया गया है। खबरों के मुताबिक मिलिटेंट्स ने घात लगाकर पुलिस काफिले पर हमला किया, जिसमें कि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमला शोपियान के अरहामा में उस वक्त किया गया जब DSP हेडक्वार्टर्स की एस्कॉर्ट पार्टी निकली। हमले में 4 पुलिस एहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए, उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया। चारों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एस्कॉर्ट पार्टी इलाके में पुलिस की एक गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए गई थी। यह भी जानकारी मिली है कि हमले के बाद मिलिटेंट्स 3 राइफल लेकर फरार हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तो शोपियान में एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है आज और इसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, शोपियान के अरहामा में उस वक्त ये हमला किया गया जब DSP हेडक्वार्टर्स की एस्कॉर्ट पार्टी निकली थी। हमले में 4 पुलिस एहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एस्कॉर्ट पार्टी इलाके में पुलिस की एक गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए गई थी। तो यह भी जानकारी मिली कि हमले के बाद मिलिटेंट्स 3 राइफलें लेकर फरार हो गए। और इस वक्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल जुड़ गए, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ, उनसे बात करेंगे। मिलिटेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मिलिटेंट्स बौखला गए हैं और एक बार फिर जो है पुलिस को निशाना बनाया गया है, हिफाजती एहलकारों को निशाना बनाया गया है। इमरान, आपको याद होगा कि कुछ साल कबल जब SHO फेरोज पर इस तरह का हमला हुआ था जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में, उसके बाद उसी नौयत के और उसी तरह के एक हमले में आज जिस तरह से 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को नजदीक से गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके हथियार तक छीन लिए गए। यानी हिकमत अमली जो मिलिटेंटों की रही है, खासकर साउथ कश्मीर में, जहां करीबन हमने देखा कि 1-1.5 माह में जम्मू कश्मीर पुलिस पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बाद कस्बा त्राल से 16 से ज्यादा SPOs ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी फराहम की गई थी। उन्हें मुख्तलिफ खिदमात हासिल करने के बाद लेकिन उन्होंने भी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि वायरल वीडियोस जो लगातार मिलिटेंटों की तरफ से आए हैं, जिसमें आने वाले इलेक्शन में आपको न सिर्फ बाइकआउट के लिए बल्कि बहुत कुछ कहा गया है। इसी नौयत में मिलिटेंटों ने आज के इस हमलों से साफ तौर पर कह दिया कि इमरान कल जो नाइक को मिलिटेंट कमांडर है, रियाज नाइक को हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर, उनका जो वीडियो ऑडियो टेप आया हुआ है उस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, यहाँ तक कि साथियों के लिए भी बहुत कुछ कहा है और मिलिटेंटों का जो वजूद खतरे में है उसको लेकर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। इस तरह के हमले जो हैं बहुत पहले और ज्यादातर नहीं हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ज्यादा निशाने मिलिटेंसी पे नहीं था, लेकिन गुज़श्ता 1-2 बरसों के दौरान हमने इस तरह की कार्रवाई देखी कि जब हमारे ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान या ऑफिसर जो ड्यूटियों पर तैनात रहते हैं, जब उनके अहले खाना को ये पता है कि वो अपने फराइज अंजाम देने के लिए ड्यूटी गए हुए हैं लेकिन वापस लौटने के दौरान बिल्कुल ये पूरी तरह से खौफ का माहौल बनाने की कोशिश है। हमारी सिक्योरिटी अफवाज लगातार इसका मुकाबला कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तैदी से इससे जूझ रही है, लड़ रही है। कितने पुलिस के हमारे जवान शहीद हो गए, त्योहार के दिन शहीद कर दिए गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, लेकिन मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तो ये खौफ का माहौल इसलिए बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि तेजी से लगाम लगाई जा रही है मिलिटेंसी पे और तादाद बहुत कम हो गई। अब कुछ बचे कुछ मिलिटेंट हैं जो कि अपने आप को बरकरार रखने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इमरान, जब हमें याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार थी, उससे कबल जितनी भी सरकारें आई उन्होंने निजाम जो मिलिट्री का है या पुलिस का है उसमें मुदाखलत की अपील नहीं की है और उन्होंने अपने आप को इस चीज से दूर रखा। लेकिन जिसके बाद
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में भी अपना सिक्का चलाना शुरू किया तो पहले ही दौर में उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 को डिक्लेयर किया, यानी मिलिटेंसी के खिलाफ जो है फैसला कुन जंग जो है आर्मी की तरफ से शुरू की जाए। इससे कबल सरकारें जो थी इस तरह के स्टेटमेंट्स ना ही बिपिन रावत या उस वक्त के जो भी चीफ कमांडर थे, जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया करता था। लेकिन गुज़श्ता 3 बरसों में मिलिट्री ने न सिर्फ पुलिस लेवल पर बल्कि सियासी लेवल पर भी एक पुशबैक मिला कि मिलिटेंसी को कुछ महीनों के अंदर खत्म करना है। लेकिन नतीजा जो ग्राउंड पे आपने इमरान देखा होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट 1 और ऑल आउट 2 को जब रमजान के दौरान 1 महीने का आराम देने के बाद दोबारा शुरू किया गया था, काफी सारे मिलिटेंट जो हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में मारे गए, खासकर जनूबी कश्मीर के वच्ची और आसपास के इलाकों में। लेकिन कुल मिलाकर इमरान देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस हिकमत अमली तय कर रही है कि इस तरह के हमले जो श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट के आसपास भी हमले अब होते हैं, सिक्योरिटी फोर्स पे इस पर वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। तो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट ढेर कर दिए गए। इनमें से एक 12 लाख का इनामी मिलिटेंट था। इसे सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अनंतनाग जिले के मुंबट गांव में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने सुबह तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस जब मिलिटेंट्स की मौजूदगी वाले इलाके की ओर बढ़ रही थी, तभी उनकी तरफ ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसका जबरदस्त जवाब दिया और जिस घर में मिलिटेंट्स छिपे हुए थे उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया। गोलीबारी रुकने के बाद मलबे से मिलिटेंट्स की लाशों को निकालने की कोशिशें होने लगी। दोनों मिलिटेंट्स हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर थे, जो कुलगाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनंतनाग के एसएसपी अल्ताफ खान के मुताबिक मारे गए एक मिलिटेंट की शिनाख्त अल्ताफ अहमद डार उर्फ अल्ताफ कचरू और दूसरे की उमर राशिद वानी के तौर पर हुई है। अल्ताफ कचरू का वालिद भी हिजबुल का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, जो बॉर्डर पार करते वक्त मारा गया था। अल्ताफ 10वीं पास था और पहली बार 2008 में एक्टिव हुआ था। उसे 2 बार पत्थरबाजी के इल्जाम में पकड़ा गया था। इसके बाद साल 2012 से वो दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर के तौर पर एक्टिव हो गया। बताया जाता है कि कचरू तकरीबन 10 बार एनकाउंटर के दौरान बचकर निकलने में कामयाब रहा था। कचरू दर्जनों बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में शामिल था। इसका नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता है और मकामी नौजवानों को भर्ती करने में इसका बड़ा हाथ था। तो उनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है सर, जो ही शिनाख्त होगी तो मैं बता दूंगा सर। ये ऑपरेशन कब शुरू हुआ और ये ऑपरेशन रात को शुरू हुआ। इसमें 2 वेपन रिकवर हो गए, एक AK-47। तसादुम वाले मकाम के आसपास किसी भी तरह के एहतजाज और तशद्दुद को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा इलाके में किसी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। अनंतनाग और कुलगाम में BSNL और दीगर सेलुलर कंपनियों की मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग और मुल्क के खिलाफ साजिश रचने के लिए नौजवानों को सरहद पार भेजने के इल्जाम में जम्मू में अम्बफला जिला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट फिरोज अहमद लोन को NIA ने जम्मू से हिरासत में ले लिया है और कोर्ट में पेश किया है, जहां पर CGM लोअर कोर्ट ने उसे 6 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। वाज़ेह है कि लोन इससे पहले श्रीनगर सेंट्रल जेल में तैनात था। इसके साथ ही NIA ने एक दूसरे मुल्जिम को भी NIA ने गिरफ्तार करके 10 दिन की रिमांड पर लिया है। NIA ने अपनी जांच में पाया कि श्रीनगर की सेंट्रल जेल में उस वक्त के डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट फिरोज अहमद लोन, इशाक पल्ला और 2 नौजवानों सुहेल अहमद भट्ट और दानिश गुलाम लोन के बीच जेल अहाते में ही मीटिंग हुई थी। 25 अक्टूबर 2017 को हुई इस मीटिंग में नौजवानों को ट्रेनिंग के लिए सरहद पार भेजने की साजिश रची गई थी और शोपियान का रहने वाला पल्ला कई मामलों में जेल में बंद था। कुपवाड़ा पुलिस ने 30 अक्टूबर को LOC के पास से सुहेल और दानिश को गिरफ्तार किया है
और पूछताछ में उन्होंने पीओके में मिलिटेंट ट्रेनिंग लेने जाने की बात कबूल की है। एनआईए के मुताबिक पकड़े जाने से पहले नौजवान ब्लैकबेरी मैसेंजर के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे। इधर राजौरी में एक लड़के का मुबैना तौर पर अगवा करके उसका इस्तेहसाल करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमों को लड़के पर चोरी के एक मामले में शामिल होने का शक था। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर लड़के को गैर कानूनी तरीके से अगवा करके मारपीट और इस्तेहसाल करने का वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि राजौरी के एसएसपी युगल मनहास के नोटिस में आया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नाबालिग लड़के को अगवा करने और इस्तेहसाल करने के इल्जाम में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों को थाना मंडी के एक गांव से पकड़ा गया है। मनहास ने बताया कि उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें कि नाबालिग बच्चे को रस्सी से बांधते और छत से लटकाते हुए शख्स दिख रहे थे। वो उसे पीट भी रहे थे। इस बीच चुरूंग के रहने वाले जाहिद एच शाह ने थाना मंडी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके 11 साल के लड़के को 3 लोगों ने अगवा करके मारपीट की। शिकायत की जांच के दौरान पता चला कि वीडियो में दिख रहा बालक शाह का ही बेटा है। देखिए, बड़ी बार बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि ये शायद सोशल मीडिया से ही हमें पहुंचा। अदरवाइज नॉर्मल हालात में अगर बच्चा अपने फादर को बताता भी तो शायद फादर भी इतना यकीन नहीं करता अपने बच्चे पे, और वो भी जो कल्प्रिट्स हैं वो भी डिनाई करते रहते कि उन्होंने बच्चे को हरास नहीं किया। लेकिन ये चूंकि किसी ने वीडियोग्राफी कर ली थी इसकी, तो उसी कारण जो है हमारे भी पस मंज़र पे, ये हमारे पस मंज़र पे भी आया और हमने जो इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी वो ली। सर, अभी उन्होंने क्या कहा जो इन्वेस्टिगेशन हुई है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में हैरानगी की बात यह है कि वो खुद कन्फेस कर रहे हैं अभी कल्प्रिट्स जो हैं इसमें कि हमें शक था और हमने ऐसा ऐसा इस बच्चे के साथ किया, लेकिन हमें बाद में ये यकीन भी हुआ कि इस बच्चे ने हमारी चोरी जो है वो नहीं की हुई है। और बीएसएफ की टुकड़ी ने जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर 3 बांग्लादेशी नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके पाकिस्तान भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स ने जानकारी दी है। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने मंगल को सरहद के पास कुछ सरगर्मियां देखी। बाद में वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि बांग्लादेशी शहरी निकले। तीनों की पहचान अब्दुल करीम, मोहम्मद अली और मोहम्मद जहांगीर के तौर पर हुई है। बीएसएफ ने तीनों को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनसे पूछताछ कर रही है। तीनों के पास से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और 600 रुपए कीमत की बांग्लादेशी करेंसी बरामद हुई है। जो प्राइमे फेस नाम हमें मिले हैं, एक का नाम जहांगीर है, एक का नाम मोहम्मद अली है और एक का नाम अब्दुल करीम है। ये तीनों लड़के 18 से 20 साल की एज में हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सस्पिशियस कंडीशन में बीएसएफ ने इनको एप्रीहेंड किया है और आज पुलिस को हवाले किया हुआ है। और पुलिस को हवाले करने के बाद हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हुई है। एक फॉरेनर्स एक्ट में हमने एफआईआर आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में लगाई है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़के जो बांग्लादेशी थे वो पहले तो इंडिया में कैसे पहुंचे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंचे और जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक में ये किन हालात में और क्या किस मंशा के साथ वहां पे घूम रहे थे। इसमें मुझे लगता है कि एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो हमने इनके साथ जो बैठ के हम बात करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि बड़ी देर के बाद ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे आई है कि जिसमें ये पाया गया कि बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक पाए गए हैं। बहरहाल वो लड़के एप्रीहेंड किए गए हैं, दैट इज़ ए गुड साइन। बीएसएफ हमारी उस एरिया में अलर्ट थी और उन्होंने उनको टाइमली एप्रीहेंड किया है और उनके पास से हमें थोड़ा सा कुछ रिकवरी भी मिली है। जैसे लावा कंपनी के 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, उसमें एयरटेल के सिम कार्ड्स थे, कुछ करेंसी थी, इंडियन करेंसी थी और कुछ बांग्लादेशी कॉइन्स थे जो उनसे मिले हुए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ साफ होगी कि ये किस मंशा के साथ वहां पे घूम रहे थे। जम्मू से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे फोन लाइन पर। राजन, ये अपने आप में जैसा कि अफसरान भी बता रहे हैं नया मामला है कि बांग्लादेशी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की फिराक में थे, वो भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये माजरा हो सकता है? हालांकि जांच इसकी जारी है। देखिए मेहमान, जहां तक अभी तक की अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये ट्रेन के जरिए जो है यहाँ जम्मू तक पहुंचे थे और उसके बाद एक एजेंट के जरिए पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तीनों नौजवान जो हैं 18 से 20 साल की उम्र की
ये नौजवान हैं और ये शक जताया गया है कि ये नशे की तस्करी में मुलविस थे। इससे पहले भी यहाँ पे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो जम्मू में रहते हैं उन पे इस तरह के इल्जामात लग चुके हैं कि नशे की तस्करी में वो शामिल हैं। तो उसी एंगल से पुलिस भी इसको देख रही है। हालांकि मिलिटेंसी का कोई भी एंगल इसमें सामने नहीं आया है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जो है इनसे बरामद नहीं हुई है। जो मोबाइल फोन और तो कुछ पैसे इनसे बरामद हुए हैं उससे भी ये नहीं पता चल पाया है कि ये क्या मिलिटेंसी में मुलविस थे या किसी तरह की हथियारों की तस्करी में थे। लेकिन हाँ, आरएसपुरा सेक्टर और उसके आसपास के इलाके इमरान हमेशा से इस तरह से जो नशे की तस्करी जो है उसके लिए इस्तेमाल होते आए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से बॉर्डर शांत हैं और अभी दोनों तरफ से फायरिंग भी बंद है, तो ऐसे में इस तरह के जो लोग हैं ये इसका फायदा उठा के कोशिश में यही रहते हैं कि किसी तरह बॉर्डर पार से यहाँ पे जो है नशा फैलाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर में इस वक्त बहुत सख्ती हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से जो ये पंजाब की बात कर रहा हूँ इमरान, जो पंजाब बॉर्डर है वहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती हो चुकी है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब की तरफ से नशे की तस्करी में काफी कमी आई है। तो नए तरीके और नए तरीके ये खोज रहे हैं और उसमें कोशिश यही है जो गरीब लोग हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे हैं, जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती है, उनको इस्तेमाल किया जाए। और जो उनके एजेंट हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भी हैं और भारत की तरफ से भी हैं, जो इस कोशिश में हैं, जो बॉर्डर के रास्तों को जानते हैं। और वो उनकी ये कोशिश होती है कि इनको किसी तरह बॉर्डर पार करवा के वहां भेजा जाए और फिर मौके का फायदा उठा के, क्योंकि रात को 2 बजे जो पेट्रोलिंग पार्टी थी बीएसएफ की जो गश्त कर रही थी उनको ये मिले हैं। तो इससे साफ अंदाजा है कि रात को 2 बजे इनकी कोशिश यही थी कि बीएसएफ को इन्होंने हल्के में लिया। इन्होंने कोशिश की कि शायद बीएसएफ इस वक्त उनका ध्यान इतना ज्यादा नहीं होगा बॉर्डर में पेट्रोलिंग में, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान जिस तरह की हमेशा जो अलर्ट रहते हैं उन्होंने इनको देखा तो इनको गिरफ्तार करके पुलिस को दिया है। जी शुक्रिया आपका राजन वैद्य इस पूरी जानकारी के लिए। और 35A के हक में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला आज जारी रहा। आज भी श्रीनगर वाक़े लाल चौक पर KTMF, KEA, FCI के और ट्रेडर्स यूनियन से वाबस्ता लोगों ने आर्टिकल 35A की हिमायत में पुरजोर मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने मजहबी और गैर मजहबी तंजीमों से आर्टिकल के दिफा में मुत्तहिद होकर तहरीक चलाने की अपील की। उधर सोपोर में किसान और ताजिरों ने भी 35A को लेकर एहतजाज किया। फ्रूट मंडी में मुनक्किद इस धरने में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और आर्टिकल को बरकरार रखने का मुतालबा भी किया। और 35A मामले की समाअत की खबर को लेकर वादी में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह अफवाह के बाद कशीदगी फैली, उसके पेश नजर वादी में अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर कई लोगों ने 29 और 30 अगस्त को होने वाली शादी की तकरीब मनसूख कर दी। अखबारों में बाकायदा इश्तिहार देकर अजीज और अकारिब को शादी मनसूख होने की इत्तला दी गई। वाज़ेह है कि इस मामले की 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है और इन दिनों में JRL ने बंद का भी ऐलान किया। इससे कबल 2010 और 14 में भी इस तरह के हालात पैदा हुए थे। 2010 में तशद्दुद और 14 में सैलाब की वजह से कई शादियां कैंसिल हुई थी। चंद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सैयद साहब हमारे पास हैं, ये हैं शेख मोहम्मद सैयद साहब। शेख साहब बताइएगा, ये जो तकरीब होनी थी, चूंकि कार्ड वगैरह बहुत पहले इशू किए जाते हैं, तो किस चीज़ को लेकर आप अपना जो इन्विटेशन है कैंसिल कर रहे हैं? ये जो 35A का सिलसिला उठा तो सारा कश्मीर का जो माहौल है ये सारा चेंज हो गया। सारी परेशानी हमारे सर पर है, इस वक्त मंडरा रही है। ये देखिए आप, वाजवान जो है मुझे 5 क्विंटल मीट खर्च होना था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मेरे हमसाया है, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया इसी वजह से कि डेट है 30 और 31 को बंद है, तो मुझे सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। अब मैं सिर्फ अपने जो बरादरी के लोग हैं, हमसाया गरी में लोग हैं, उन्हीं को मैं बुला रहा हूँ। वो मेरे 8 आस पड़ोस है, दूर के जो रिश्तेदार हैं वो नहीं आ सकेंगे, तो इन्हीं के लिए मुझे ये थोड़ा सा करना पड़ा। नहीं तो मुझे बहुत बड़े रिश्तेदार है, काफ़ी रिश्तेदार है,
कबीला बहुत बड़ा अपने कार्ड के बारे में थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि कितने लोग जाएंगे बारात में, चूंकि हड़ताल वगैरह भी है। अब मैं सिर्फ 4 बाद नहीं जा रहा हूँ, तो चाय वगैरह कहवा वगैरह पी के आ जाएंगे? वो तो अपनी ही बराबरी के ले जाऊंगा। जी जी। 4 बजे 9 बजे 10 बजे जाऊंगा उधर, निकाह खानी साल्तन पढ़ूंगा और अपनी बेटी को लाऊंगा, दुल्हन को लाऊंगा। जो आज का हमारा यूथ है, इन मैरिज सेरेमनीज में हमने देखा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, तो क्या असर और क्या इम्पैक्ट पड़ा इस 35 एज से? देखिए, शादी जो कश्मीर में ख़ास तौर पे है, हम कश्मीर की बात करेंगे, इसमें एक रवायती इनफरादियत पाई जाती है। शादी सिर्फ एक घर की शादी यहाँ पे या फिर 2 रिश्तों की शादी नहीं होती, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें आपकी ग्रोसरी वाले भी शामिल है, जिसमें आपके जो मटन वाले हैं वो शामिल है, जिसमें आपका वाजवान शामिल है, जिसमें आपके टेंट वाले शामिल है, जिसमें आपकी डेकोरेशन वाले सब शामिल है। सो इससे कई घरों का रोज़गार चला करता था। लेकिन अभी जब ये सूरत हाल पैदा हुई है, ये सूरत हाल खासकर हमने 2008 से देखी है, जहाँ पे शादियों के कार्ड मनसूख करना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले ये सूरत हाल कश्मीर में नहीं पाई जाती थी। अब जो ये सूरत हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आदमी एक सोचता है जिसको दावत देनी होती है, वो रिश्तेदारों का सोचता है या फिर आस पड़ोस के लोगों का जो आ सकते हैं, वो अपनी जान को जो है वो ख़तरे में न डाले और उसके बाद यहाँ पे आ जाए, तो उस दावत का क्या मतलब? बोल रहे हैं 35A के चलते और हड़ताल के चलते आपका काम जो है, जहां 5 क्विंटल थे वहां 1 ही क्विंटल बनाना था। वहां 1 ही क्विंटल बनाना था, इसलिए कि मतलब उन्हें हड़ताल का असर पड़ रहा है। और ये जो मजदूर लोग हैं, ज़्यादा मजदूर लग रहे थे वहां पर। 5 क्विंटल में जो मजदूर लगते हैं, 2 क्विंटल में वो नहीं लग सकते हैं, थोड़े लगते हैं, कुछ लोग बेकार भी हो जाते हैं। तो आप चूँकि एक जगह नहीं हर जगह जाते हैं, आपने कहीं शिकन तो नहीं देखी माथे पे जो मालिक होस्ट वगैरह जो मेज़बान थे कि अब नुकसान हो रहा है? हाँ, नुकसान तो हो रहा है, उनका भी नुकसान, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है और मजदूर लोगों के फ़र्क पड़ रहा है, कारीगरों को भी फ़र्क पड़ रहा है, जो मीट देने वाले थे उनको भी फ़र्क पड़ रहा है। हम आएंगे नहीं, उसको पका पर भी रहेगा। अगर वो 5 क्विंटल बराबर पकाएगा तो उसको वहाँ ही रहेगा, क्योंकि जब आने वाले आ नहीं सके तो खाएंगे क्या? एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में गुम होती दस्तकारी की सनत अपनी खोई शिनाख्त को दोबारा हासिल करने की राह पर गामजन है, और ये सब मुमकिन हो रहा है मुद्रा योजना से। मरकज से मिलने वाली माली इमदाद से खुशगवार तब्दीली आई है। दस्तकार, कारीगर और कारोबारी सभी इस फन को असरे नौ जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। एक वक्त था जब दस्तकारी कश्मीरी सनत का सबसे अहम जुज़ हुआ करता था। यहाँ की तैयार करदा पश्मीना की आलमी मंडी में बहुत पूछ हुआ करती थी, हाथों हाथ लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि इनकी डिमांड आज कम हो गई है, ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है, लेकिन सियासी हालात से पैदा हुआ अदम इस्तेहकाम, गिरानी और माली तंगी, इन सब ने मिलकर हैंडलूम सनत और कारीगरों के वजूद को ही बेअसर कर दिया था। वो वक्त भी आया जब ये फन वादी से खत्म होता हुआ दिखने लगा, लेकिन मरकजी हुकूमत की मुद्रा स्कीम ने इसे जिला बख्श दी। 2016 में नाफिज की गई इस स्कीम ने गुम होते हुए इस फन को असर नौ जिंदा कर दिया है। इस स्कीम ने दस्तकारों और कारीगरों को एक नई जिंदगी अता कर दी है। जब से कॉलेस्टर आया था, उस टाइम हम डायरेक्ट जाते हैं मतलब बैंक में, तो बहुत सी उसमें फ़ायदा है, लोन अच्छी तरह से मिलता है। उनसे हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि वो उनके साथ ताउन रखे, ताकि वो हमारे साथ ताउन रखे, तो हमको भी फ़ायदा मिले, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। स्कीम के तहत दस्तकारी करने वाले कारीगरों को बेहद मामूली इंटरेस्ट पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का सरकारी कर्ज मिलता है। ये रकम बराह रास्त इनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस रकम से वो कच्चा माल, लूम और दूसरी जरूरी चीजों की खरीदारी करते हैं। दीगर कारोबार की तरह यहाँ भी बिचौलिए और मिडिलमैन का काफी अमल दखल पाया जाता था, लेकिन मुद्रा स्कीम लागू होने से ये बिदत भी खत्म हो गई। कारीगर अपना प्रोडक्ट बराह रास्त दुकानदार और स्टॉकिस्ट तक पहुँचाता है। इसकी बदौलत अब पहले की बनिस्बत उसे ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है। ज़रूरत बहुत थी, क्योंकि हमारे वीवर कम्युनिटी एफर्ट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा कर्जे में दस रहा था, तो ज़रूरत बहुत थी। और इसकी वजह से कई सारे वीवर्स थे जिन्होंने इस वक्त, जो हम कहेंगे कि जिन्होंने वो मिडिल मैन कल्चर ब्रेक करके खुद वो
इस वक्त मुद्रा स्कीम की हेल्प से खुद सप्लायर के साथ जुड़ के अपना माल बेच रहे हैं। फ्रॉम बीइंग अ लेबर टू बीइंग अ बिजनेसमैन वो चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बट देयर इज अ डेफिनेट चेंज ऑन फील्ड। वादी में अब तक 440 अफराद इस स्कीम से मुस्तफीज हो चुके हैं। महकमा हैंडलूम की कोशिश इस तादाद में मजीद इजाफा करने की है। इस स्कीम का असर भी दिखने लगा है। ज्यादा फायदा न होने के सबब जो लोग इस पुश्तैनी काम को छोड़ रहे थे, अब उनकी नई नस्लें दोबारा इस सनत से जुड़ने लगी हैं। ये हमने यहाँ एक ट्रेंड देखा था कि कई सारे लोग इसको छोड़ रहे थे और कई सारे वीवर्स के बच्चे इसको छोड़ रहे थे क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन अब जो हमने इसका रिस्पांस देखा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो कि इसको टेकअप करना चाहते हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, जो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने एंसेस्टर्स को की ट्रेडिशन को। अब पढ़ लिख के भी वो वापस आ रहे हैं इसी फील्ड में, इसी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है जब से मुद्रा स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। कहा जाता है कि कश्मीर गए और पश्मीना की खरीदारी नहीं की तो कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में बनने वाली पश्मीना, कानी, रफेल और टिल लवक ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी अलहदा शिनाख्त रखते हैं। खासकर इन पर की गई दस्तकारी का कोई जवाब नहीं होता। मर्द और ख्वातीन सभी इसे बेहद पसंद करते हैं। तो ज़्यादा ही पसंद किया जाता है क्योंकि उसके हाथ से उसकी वर्क निकाली जाती है। मशीन वर्क तो जो जानने वाले होते हैं वो कम ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जो यहाँ के कश्मीरी कारीगर है उसकी तो कुछ और ही लुक होती। इस स्कीम के शुरू होने के बाद जुनीमार के इलाके में पुरानी रौनक लौट आई है। इस इलाके में तकरीबन 20,000 अफराद की जिंदगी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस सनत से वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर शहर में ही 25,000 दस्तकार हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि दस्तकारों को माशी तौर पर मजबूत करने वाली इस स्कीम से ज्यादा अफराद मुस्तफीज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गांदरबल के डीडीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स और शिया एसोसिएशन के मेंबरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। वाज़ेह है कि अगले महीने से मुहर्रम का आगाज हो रहा है, जिसको देखते हुए डीडीसी की जानिब से महकमा पीएचई, पीडीडी, महकमा सेहत और आरएंडबी महकमों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी तैयारी पुख्ता करें। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी पेश न आए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जम्मू के त्रिकुटा नगर में वाकई बीजेपी ऑफिस में पंचायत इंतखाबात को लेकर बीजेपी के एमएलए और एमएलसी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में के दौरान पंचायती इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की हिकमत अमली पर चर्चा भी की गई। इस दौरान पार्टी मीटिंग में शामिल कविंद्र गुप्ता ने बीजेपी के नाराज एमएलए के बारे में पूछे जाने के बारे में कहा कि पार्टी का कोई भी एमएलए नाराज नहीं है और सबसे बातचीत जारी है। साथ ही उन्होंने सरकार बनाने को लेकर भी चर्चा किए जाने की बात से इनकार नहीं किया। आने वाले पंचायत के इलेक्शन के बारे में और राष्ट्रीय धरती का जब यहाँ जम्मू में टूर था, 22 सूत्रीय एक कार्यक्रम संगठन को बढ़ाने के लिए दिया गया था। उन्हीं मुद्दों पर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हम काम करें। पिछली बार हमने 25 सीटें जीती थी, आने वाले समय में पूरी सरकार अपनी बने। उन्हीं विषयों को लेकर के हमने ये कोशिश की है कि अपने संगठन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। बांदीपुरा में एक लड़की को बेरहमी से कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक शाहिस्ता शाह और मुदासिर अहमद मीर बांदीपुरा के वूथू में घूमने गए थे। वूथू इलाके का एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है, जहां पर मुदासिर ने शाहिस्ता पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उसने खुद को भी मारने की कोशिश की। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टर्स ने शाहिस्ता को मुर्दा करार दे दिया। वहीं मुदासिर को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पालतू या आवारा जानवरों को आवारा छोड़ने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल जानवरों पर अब रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी सिस्टम लगाया जाएगा और इस सिस्टम के जरिए इंतजामिया जानवरों पर नजर रख सकेगी। दरअसल कई बार जरूरत खत्म हो जाने के बाद मालिक जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, जिसके बाद उन्हें म्युनिसिपैलिटी अपने कब्जे में ले लेता है और उनकी देखभाल करता है। कई मामलों में सामने आया है कि म्युनिसिपैलिटी की जानिब से पाले जा रहे जानवरों को अपने फायदे के लिए लोग क्लेम कर ले जाते हैं
और इसका ब्यौरा किसी के पास नहीं होता कि जानवर किसका है, और मजबूरन लोग अपने फायदे के हिसाब से जानवरों को ले जाते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद फिर उन्हें खुला छोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन आवारा जानवरों की बॉडी में चिप की शक्ल में टैग लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी मालिक अगर अपने छोड़े गए जानवर को क्लेम कर अपने साथ वापस ले जाए तो उसे कभी भी अपनी मर्जी से छोड़ ना सके। निगम के ऑफिसर्स के मुताबिक दोबारा छोड़े जाने पर इस चिप की मदद से उसके मालिक तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा और जानवर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। चिप है जो इंसर्ट किया जाता है एनिमल में, स्किन में, और इससे ये है कि इसकी ट्रैकिंग जो है, एक डिवाइस है, डिवाइस ट्रैकिंग है, उसमें इसका डेटा कैप्चर हो जाता है। तो जब भी हमें कोई स्ट्रे मिलेगा, खासकर जो डेयरीज हैं उनके स्ट्रेज जो हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि रोड्स पे लॉइटर कर रहे होते हैं और वो डेयरीज के भी होते हैं। डोडा के नए एसएसपी शब्बीर अहमद मलिक ने ओहदा संभालने के बाद अवामी मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने सहाफियों और आम लोगों से बातचीत भी की और इस दौरान कई समाजी डेलीगेशंस भी मौजूद रहे। लोगों ने इलाके की अहम परेशानियों के बारे में एसएसपी को जानकारी दी। वहीं एसएसपी शब्बीर ने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ कायम रहे, लोगों में भाईचारा रहे, वही हमारा भी मकसद है। और हमें खुशी है कि डोडा के लोग जितनों ने भी आज यहाँ बोला, सब ने यही कहा कि यहाँ जो है आपको यहाँ का भाईचारा और यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है वो कायम करने में पूरी मदद है। जो डिमांड्स वगैरह लोगों ने रखी हैं, जो पुलिस रिलेटेड डिमांड्स हैं, वो जितनी भी डिमांड्स हैं हम उन पे जितना हमसे हो सका हम पूरी उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी करेंगे। उसमें चाहे उनकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के इशूज़ हैं या करैक्टर वेरिफिकेशन के इशूज़ हैं। वैसे भी अगर वो कोई पुलिस के पास किसी किस्म की कोई शिकायत लेके आते हैं, अगर वो पुलिस ने बांदीपुरा के हाजीन सोनवरी इलाके में डीडीसी शाहिद इकबाल की जानिब से एक पब्लिक दरबार का एहतमाम किया गया। इस दौरान इंतजामिया के दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। दरबार में कसी तादाद में लोग शामिल हुए और अपने मसाइल डीडीसी के सामने पेश किए। सामने आने वाली परेशानियों से, खासतौर से परेशानियों में रोड और ड्रेनेज की परेशानी सबसे ज्यादा रही। इसके अलावा लोगों ने पानी की कमी को लेकर भी डीडीसी से शिकायत की है कि पाकिस्तान दुश्मन के साथ भारत की बात पाकिस्तान में हो रही है। हम देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और सिंधु वाटर ट्रीटी पर गुफ्त शुनीद के लिए हिंदुस्तानी वफ्द इन दिनों पाकिस्तान में, लेकिन जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट से वाबस्ता कारकुनान इस ट्रीटी के हक में नहीं है। मुआहदे को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कारकुनों ने एहतजाज किया और पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करनी चाहिए। कि पाकिस्तान दुश्मन के साथ भारत की बात पाकिस्तान में हो रही है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया जाए, पाकिस्तान के साथ एलओसी व्यापार को खत्म किया जाए, पाकिस्तान के साथ बस सर्विस को बंद किया जाए और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जाए। वादी कश्मीर में बीजेपी लीडरान पर होने वाले हमले के पेश नजर पार्टी को नए कारकुन मिलना मुश्किल हो रहा है। जो है वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। पार्टी के यूथ विंग के सदर बिलाल पैरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने डर की वजह से ऐसा किया है। वादी में मिलिटेंटों की लगातार धमकी और सूरत हाल के बीच जहां पहले पुलिस से कई एक एसपीओज ने इस्तीफा दिया और अपने अपने घरों की तरफ लौटे, आज एक और डेवलपमेंट हुई जब शहर श्रीनगर में मकामी बाशिंदा बिलाल अहमद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वाइस प्रेसिडेंट यूथ था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, क्या वजह रही इस्तीफे की? कोई दबाव वगैरह तो नहीं है? दबाव कुछ नहीं है भाई साहब। ऐसा है कि जो 370 पे इश्यूज आ रहे हैं, 35A पे इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका वजह हो गया कि अगर हर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाएगा तो कश्मीरियत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जिससे पहचान कश्मीर की है। तो भारतीय जनता पार्टी आप 2 महीने से देख रहे हो इशू पे इशू आर्टिकल 35 पे है, तो ये हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाएंगे। तो कितने और हैं आपके साथ जो कि आपके साथ अलहदा हो रहे हैं बीजेपी से? 55 यूथ विंग के सारे के निकले हैं।
तो मेरे साथ अभी मतलब 2-3 दिन में हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उनको हम लाएंगे 55 लीडर्स जो निकल रहे हैं। वर्कर की तो सेकंड की बात है। तो क्या ऑप्शन है, व्हाट नेक्स्ट बिलाल साहब? अभी मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर रहूंगा। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। बीजेपी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी से अलग का मतलब है कि 35 से और 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी के तौर पर उभर रही है, बिलाल अहमद का मानना है कि कश्मीरियत और कश्मीर फर्स्ट, उसके बाद ही पार्टियों के साथ चलना उनका अलग फैसला होगा। फिलहाल बीजेपी से बिलाल अहमद ने इस्तीफा दिया। फारूक वानी के साथ से तजम्मुल जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। एक छोटा सा वक्फा यहां और लेंगे, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बारामूला में उरी में जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा की जानिब से एक रोजा लिटरेरी कम कल्चर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके के मशहूर अदीबों, शायरों और फनकारों ने शिरकत की और इस दौरान पंजाबी, डोगरी और पहाड़ी जबानों को फरोग देने की भी बात कही गई। इस सिलसिले में ज्यादातर कारकर्दगी इन्हीं जबानों में पेश की गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उरी में ये प्रोग्राम हुआ। एक तरफ सरकार जहां रियासत में सयाहत को फरोग देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ कुपवाड़ा के सयाही मकाम बंगस वैली के लोगों का कहना है कि खूबसूरत सयाही मरकज होने के बावजूद यहां पर सहूलत मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। मकामी लोगों की माने तो यहां पर लोगों के ठहरने के लिए ना तो होटल बनाए गए हैं और ना ही गेस्ट हाउस है। रात को ठहरना हो तो टेंट में ठहरना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी आर्मी की इजाजत लेनी पड़ती है। मकामी लोगों की माने तो इंतजामिया की जानिब से इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है, जिससे कि उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। तासीर करना टंगनार करने वाला हूँ गांव दन्नी से। तो हम हर साल इधर बंगस बैक में आते हैं। हमारे यहाँ बैक है, यहाँ की रोड की फैसिलिटी है, यहाँ के खाने पीने का कोई बेचारा आता है इंतज़ाम ये भी नहीं है यहाँ। लेकिन हमारी जो कोई बहुत परेशानी होती है, जो आने वाले सह है उनकी भी परेशानी है। अभी तो लोकल ही आ रही है, हमारे जो कश्मीर के अंदर है वही लोग आ रहे हैं, बाहर का तो कोई आता नहीं है। लेकिन इनके लिए भी परेशानी है। इसमें ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का जिसमें ये बन जाए तो रोजगार जहाँ जितने भी लोकल आदमी इनको मिलना चाहिए। अगर गवर्नर साहब यहाँ तवज्जो देगा और तवज्जो भी उसको देनी चाहिए इस तरीके से, अगर वो गाड़ी से आए तो मतलब हासिल नहीं होगा। मेरी उससे रिक्वेस्ट है, खास करके कुपवाड़ा के लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है और करनाल की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए आए और बंगस का मायना वो करे कि बंगस कैसी चीज है, और बाद में मुझे उम्मीद है कि वो इस पर बहुत पैसा खर्च करेगा। इधर तनवर्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में खातून की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खातून की उम्र तकरीबन 45 साल थी और उनके 3 बच्चे भी थे। खातून का नाम रफीका बेगम बताया जा रहा है, जो कि अब्दुल रशीद वानी की अहलिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की चपेट में आने के बाद खातून बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, जिन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान रफीका ने दम तोड़ दिया। मकामी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधमपुर के खेरी में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 घंटों से रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इंतजामिया ने रोड से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। एक से 7 सितंबर तक चलने वाले नेशनल न्यूट्रिशन वीक के लिए शोपियान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला प्रोग्राम ऑफिसर और एडीसी परवेज हज्जाद गनी ने महकमा सेहत और महकमा तालीम के अफसरान और एहलकारों के साथ मिलकर तैयारियों का जायजा लिया। जायजा मीटिंग में सीएमओ, बीएमओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, आंगनवाड़ी ऑर्गेनाइजर और सीडीपीओ ने शिरकत की। न्यूट्रिशन वीक का मकसद नौमौलूद और कम उम्र बच्चों को बेहतर ग़िज़ा फराहम कराना है। इसके तहत अवाम में बच्चों की सेहत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की बात की गई। इसके अलावा लोगों को ये बावर कराया जाएगा कि सेहतमंद नस्लें मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकती हैं। प्रोग्राम के आगाज से कबल जिला और ब्लॉक सतह पर एक वर्कशॉप होगी, जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, असातिज़ा और महिला समिति से वाबस्ता एहलकारों को कम कीमत पर दस्तयाब ग़िज़ाई अशिया की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मकामी सतह पर तस्वीरों के जरिए भी न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी। वहीं बारामूला जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले आंगनवाड़ी सेंटर पर अब 10 दिनों के अंदर ग़िज़ाई अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। गुज़िश्ता दिनों समाजी फलाह और बहबूद महकमे
के कमिश्नर सेक्रेटरी और बारामूला के नोडल ऑफिसर फारूक अहमद लोन ने ये हिदायत जारी की। उन्होंने मुताल्लिका महकमों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने की तलकीन करते हुए कहा कि मुस्तहिक अफराद को वक्त पर सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाना चाहिए। और नोडल अफसर ने यह भी कहा, हिदायत दी कि बारामूला में मुनक्किद जायजा मीटिंग के दौरान दी मीटिंग में मुख्तलिफ स्कीम और प्रोग्राम के हवाले से होने वाली पेशरफ्त की भी उन्होंने जानकारी हासिल की। कुलगाम में पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज और बागबानी के अलावा शहद की मक्खी पालने के काम में भी सैकड़ों अफराद वाबस्ता हैं, लेकिन मकामी किसान एपीकल्चर महकमे से ताउन न मिलने से खासे मायूस हैं। और सालों से इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से अभी भी कभी भी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि कभी कभार मुआयना करने के लिए 4 ग्रेड का कोई मुलाजिम आता है और बक्सों की गिनती करके चला जाता है। किसानों का कहना है कि महकमे की जानिब से उन्हें दवाएं भी फराहम नहीं की जाती, इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान होता है। बाज़ों की बीज कीपिंग बड़ा कारोबार है और मधुमक्खियों के छत्ते से शहद के अलावा मोम और दूसरी चीजें भी बनती हैं। कश्मीर की शहद काफी अच्छी किस्म की मानी जाती है। सर यहाँ का शहद जो है कश्मीरी का शहद, यहाँ एक शहद निकलता है उसको बोलते हैं सर कीकर। कीकर पे निकलता है सर वाइट हानी, पूरा घी की तरफ सर होता है वो। उसको बाहरी फॉरेन कंट्री एडवांस में पैसे देते हैं सर, एडवांस में पैसे देते हैं। मगर लेकिन हमारे अगर गवर्नमेंट हमारा शहद ले जाते तो उसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता तो हमें भी फ़ायदा होता है। जो बाहर के व्यापारी है वो एडवांस पैसे लेते हैं फॉरेन कंट्रियों से, जो हमारे पास वो शहद लेते हैं। यहाँ वो अब दूसरा शहद निकलेगा उसको बोलते हैं हम सड़ई का शहद। सर सबसे 1 नंबर का शहद कश्मीर में मिलता है सर। मस्जिद में नमाज अदा करना इस्लाम का अहम रुकन है। जब अल्लाह की रजा के लिए नमाजी मस्जिदों का रुख करते हैं तो उन पर खुदा की रहमत बरसती है। मगर पुंछ की 150 साल पुरानी तारीखी निजामुद्दीन मस्जिद अपने हाल पर आंसू बहा रही है। पुंछ की इस मस्जिद की तामीर पुंछ के राजा मोती सिंह के वजीर निजामुद्दीन ने कराई थी। आज मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा लोगों के कब्जे में है। मस्जिद में नमाज अदा करना हर मुसलमान के लिए फख्र की बात है, लेकिन पुंछ में एक ऐसी मस्जिद है जहां नमाज अदा करने वाले अफराद की तादाद काफी कम है। बताया जाता है कि इस मस्जिद की तामीर पुंछ के राजा मोती सिंह के वजीर निजामुद्दीन ने कराई थी, इसलिए इसे निजामुद्दीन मस्जिद के नाम से जाना जाता है। किसी वक्त में इस मस्जिद में हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करने आते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा नमाजियों की तादाद में कमी दर्ज की जाने लगी। काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मस्जिद की खूबसूरती काबिले दीद है। पुंछ की ये वाहिद मस्जिद है जिसके गुंबद पीतल के हैं और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो निजामुद्दीन मस्जिद का जो रकबा जो रिकॉर्ड में था 1 कनाल 18 मरले जो है उसका रकबा था। आप देख सकते हैं सपाट पर उसकी जो है काफ़ी इंक्रोचमेंट हुई है चारों तरफ से, और साथ में ना वहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ है ना बाथरूम की फैसिलिटीज़ है। कुछ सालों तक मस्जिद बंद रहने के बाद मस्जिद के आसपास रहने वाले कुछ लड़कों ने मस्जिद को एक बार फिर से आबाद किया और नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। आज हालात ये हैं कि नमाज पढ़ने के लिए 10 लोग भी नहीं होते हैं। जब ये मस्जिद थी उस टाइम आबादी पुंछ की उतनी ज़्यादा भी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ दाएं बाएं जमा मस्जिद बनना शुरू होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर नमाज जो है वो कम हो गई। वहीं औकाफ कमेटी की अपनी ही दलील है। उनका कहना है कि निजामुद्दीन मस्जिद की जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है और इस कब्जे को हटाने की किसी ने कोशिश नहीं की, न मस्जिद कमेटी ने और न ही सरकार ने। यहाँ की कमेटी जो है, यहाँ की अभी तक कोई कमेटी हमें तो पता नहीं चला है। हाँ, नई जनरेशन को, क्योंकि आज से जो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले कोई कमेटी हुई हो वो हो, तो पिछले 25 साल से हम यहाँ पे नमाज पढ़े हैं, हमने तो कोई कमेटी यहाँ देखी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई आया है कोई ऐसे कि हम कमेटी के मेंबर हैं या कमेटी को लेके। जो भी इंतज़ाम यहाँ पे होता है वो हम मोहल्ले वाले 3-4 लड़के हैं, वो हम मिलजुल के जो होता है जैसे होता है वो हम कर लेते हैं। एक तवील अरसे से जिस तरह मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद में कमी आई है, उसकी एक अहम वजह मोहल्ले में मुस्लिम आबादी का ना होना भी माना जा रहा है। इसके अलावा पानी और बाथरूम का फुकदान भी अहम वजह है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट।
मरकजी हुकूमत की खेलो इंडिया स्कीम के तहत नौजवानों को खासतौर से खवातीन को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने के इरादे से बदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से 3 रोजा खो खो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में जिले भर के अलग अलग स्कूलों से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच इस्लामिया स्कूल और अतखर पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया। इसमें अतखर पब्लिक स्कूल ने जीत दर्ज की। और मैंने खो खो में नेशनल खेला है और हमें आर्मी वाले जो होते हैं बार बार मौका देते हैं खेलने का और इनकी वजह से हमें सीखा जाता है और हमें स्कूल में अच्छे तरीके से खिलाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हर कोई अपनी लड़कियों को अपनी बच्चियों को खेलने के लिए भेजना चाहिए। उनको खेल सकते हैं, लड़कियां बहुत आगे तक जाएंगी। यहाँ जो हमने पार्टिसिपेशन की बहुत ही अच्छी थी और लड़कियों को भी ये मौका मिलना चाहिए, हमेशा हर बार ये मौका मिलना चाहिए। हम बहुत ही खुश हुए यहाँ आके। इससे तो यहाँ स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा मिला है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो इन्होंने करवाई हैं, तो इन एक्टिविटीज़ में मैं नाम लूँगा वॉलीबॉल, खो खो का। और खो खो में हमारी 3-4 बच्चियाँ नेशनल तक पहुँच गई हैं। उनको ग्राउंड का पता चला, मार्किंग का पता चला और इसमें जो रूल रेगुलेशन है उनका पता चला। और डोडा के बुलंदपुर में बुलंदपुर क्रिकेट क्लब की जानिब से स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में रियासत भर की तकरीबन 30 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को देखने बतौर मेहमान खुसूसी MLC श्यामलाल भी बुलंदपुर पहुंचे थे। फाइनल मुकाबला प्योट क्रिकेट क्लब और जाटार क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें कि जाटार क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज करके खिताब के साथ 20,000 रुपए का इनाम भी अपने नाम किया। वहीं रनरअप टीम को 10,000 रुपए दिए गए। क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये बुलंदपुर पंचायत है, यहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है और यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहे थे। आज फाइनल था तो हमारी जटार की टीम और परयोत की टीम के बीच भी ये मुकाबला हुआ और जटार की टीम ने जो है फाइनल जीता। तो मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक देता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ग्राउंड जीरो, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों छोटी छोटी बातों को तूल दे करके नफरत की खाई खोदी जा रही है। देखिए खुर्शीद रब्बानी के साथ ग्राउंड जीरो अब से थोड़ी देर बाद।